नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं जिनको हम डिकोड करेंगे, जिनके पीछे की असल खबर देखेंगे। इसके लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। गौतम अडानी, बिजनेस जगत का ये नाम आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन रुपयों की वजह से नहीं बल्कि कुछ सवालों और विवादों की वजह से। अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट आने के बाद इस पर सियासी कोहराम छिड़ा है। कल संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, सीधे कटाक्ष किया। इस पर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर पलटवार किया। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। काका हाथरसी की ये पंक्तियां इशारा थी राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के जवाब के दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में आज फैसले लेने वाली सरकार है। जिसको दुख हो रहा है वो आत्मनिरीक्षण करे। उन्होंने कहा कि यूपीए ने 10 साल तक हर मौके को मुसीबत में बदला। पीएम मोदी ने तमाम घोटालों का जिक्र भी किया। कहा कि आलोचना लोकतंत्र की मजबूती का शुद्ध यज्ञ है। इंतजार कर रहे हैं कि कोई आलोचना करेगा, लेकिन आरोपों में ही 9 साल गवा दिए गए। देश की प्रगति की चर्चा हो तो आरबीआई और आर्थिक संस्थानों को गाली दी जाती है। ये जनता झूठ और गालियों को अब स्वीकार नहीं करेगी। दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद और सुरक्षा कवच उनके साथ है। दुनिया में तीसरे नंबर पर। तो जाहिर सी बात है कि जब सदन के भीतर इस कदर हमला बोला गया हो, उन सवालों का कोई जवाब ना आया हो, तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन बनता है। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने इस पर उत्तर देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सवालों का जवाब देने में विफल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उनसे सरल सवाल पूछा था, उसका भी पीएम ने जवाब नहीं दिया। यह सच्चाई का खुलासा करता है कि यदि वे दोस्त नहीं होते तो आज जांच के लिए सहमत होते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा करने की, यानी अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। वहाँ पे शेल कंपनीज है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो संसद की तरफ आज सारे देश की नजर थी, बल्कि चूंकि इतने बड़े उद्योगपति का जिक्र है तो दुनिया की भी नजर थी। संसद के बजट सत्र के चुनावी साल का असर, दलों की तैयारी का असर साफ आज सदन में देखा गया। आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी, उसे राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब धो डाला जैसा बताया गया। लेकिन क्या सवालों का जवाब मिल पाया? क्या वाकई जिन सवालों को उठाया गया उनकी गंभीरता, जिसको देश का एक वर्ग महसूस करता है, उसे जवाब देना ठीक नहीं था? चलिए डिकोड करते हैं। पहली बात यह है कि संसद का बजट सत्र जारी है, जो देश देख रहा है। विषय राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पर चर्चा है। इसके तहत मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से और खुद प्रधानमंत्री से कटघरे में खड़ा करते हुए कुछ सवाल पूछे। मुद्दा अडानी के खिलाफ आई एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट है, उसके शेयर में उथल पुथल, अडानी पर केंद्र सरकार की, जैसा कहा जा रहा, छत्र छाया है, उन्हें बेजा सपोर्ट और लाभ पहुंचाने की तथाकथित मंशा है। राहुल ने सीधे पूछा, 2014 से 2022-23 के बीच में अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति जैसे कैसे बन गए? उन्होंने मोदी सरकार को इस पूरे मामले में
कटघरे में खड़ा करते पूछा था कि कितनी मदद दी गई, कितनी मदद ली गई, मोदी सरकार और अडानी के बीच में आखिर रिश्ता क्या कहलाता है। आज देश के प्रधानमंत्री और सदन के नेता जब जवाब दे रहे थे, यानी मोदी जी जवाब दे रहे थे, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने घेरा। मोदी ने यूपीए शासनकाल के घोटाले गिनाए, नेता की समझ और नियत पर सवाल उठाए, देश में बिखरते हुए विपक्ष का जिक्र किया, कांग्रेस की दुर्दशा पर तंज कसा, साथ ही केंद्र की कई योजनाओं और इससे लाभान्वित देशवासियों का एक जो आंकड़ा है उसे ऐतिहासिक बताया और इस बात से खुश करोड़ों देशवासियों को अपनी सबसे बड़ी ढाल, अपनी शील्ड बताया। ये सब कुछ हुआ विपक्ष के हो हल्ले और सत्ता पक्ष के समर्थन वाली तालियों के बीच में, कवि दुष्यंत और काका आतरसी की कुछ पंक्तियों के साथ में। लेकिन इस पूरे 85 मिनट के भाषण में देश के एक बड़े वर्ग ने प्रधानमंत्री के अंदाज और बात पर खुलकर समर्थन जताया, उत्साह दिखाया। पर एक और पक्ष था जो ये दोहराता नजर आया कि जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे थे, जो प्रश्न उठे थे देश के सामने सरकार और अडानी के रिश्ते को लेकर के, इस सीधे सवाल का कोई जवाब सदन में नहीं आया, न देश को मिल पाया। और ऐसा क्यों हुआ, अब वो इस पर हमलावर। कुल जमा वार पलटवार की इस पॉलिटिक्स में जनता के मन में कुछ सवालों के सामने कुछ नए सवालों ने ले ली है, लेकिन जवाब उन सवालों का नहीं आया। अडानी के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार तो हमने सदन में देखा। प्रधानमंत्री मोदी के सदन में जवाब देने से पहले आज इस मुद्दे पर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा कहा कि सदन में ठहाके भी गूंजे। देखते हैं। अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था, अडानी मामले की गूंज संसद के दोनों सदनों में सुनाई पड़ रही है। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में संग्राम छिड़ा है। मंगलवार को राहुल गांधी ने मैदान में डटकर सरकार से सीधे सवाल पूछा और अडानी समूह से रिश्ते को लेकर जमकर कटाक्ष किया। तो बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर हमलावर रहे। खड़गे ने अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। इधर संसद का सत्र जारी है तो उधर प्रधानमंत्री मेरे संसदीय क्षेत्र कलबुर्गी पहुंच गए। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हाल है। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। खड़गे के बयान पर सभापति धनखड़ ने भी चुटकी ली, कहा कि इसकी तो जांच होनी चाहिए। हंसी मजाक के दौर के बीच भी खड़गे के तेवर कम नहीं हुए। खड़गे ने सवाल पूछा, किस तरह एक आदमी 12 लाख करोड़ पर कब्जा करके बैठा है, इसकी जेपीसी बनाकर जांच होनी चाहिए। सर ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध है। वो भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। चलिए, तो कुल मिलाकर थोड़े बहुत ठहाके, थोड़े बहुत हंसी मजाक हुए, लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है और लगातार गूंजता रहा। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार स्पीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदाज और आरोपों के साथ साथ दो नेताओं के पहनावे का और उस पर चर्चा का भी दिन रहा। देखिए। माननीय सदस्यगण, अमूमन संसद सत्र अगर जारी हो तो पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक, सवाल जवाब, आरोपों प्रति आरोपों की चर्चा होती है। लेकिन बुधवार को देश भर का ध्यान प्रधानमंत्री की हल्के नीले रंग की जैकेट और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मफलर की तरफ भी गया। वजह भी आपको बता देते हैं। जब खड़गे बीजेपी सरकार को अडानी के बहाने घेर रहे थे तो उनके मफलर को लेकर चर्चाएं छिड़ गईं। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि खड़गे ने जो स्कार्फ पहना है वो 56,000 का है। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने बाकायदा खड़गे की तस्वीर पोस्ट करते हुए सवाल उठा दिया। उन्होंने लिखा कि टेस्ट अपना अपना, खड़गे जी ने जो स्कार्फ पहना वो लुई विटोन ब्रांड का है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो जैकेट पहनी वो प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल कर बनाई गई। दोनों नेताओं की तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच हैशटैग वाली बहस छिड़ गई है। तो चलिए इस हैशटैग ड्रेस डिबेट, जिसमें बहुत सारे ट्रोल्स और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इन सब के बीच में पहनावा पॉलिटिक्स क्या कहती है, जरा इसको हम डिकोड कर लें।
सबसे पहले प्रधानमंत्री की जैकेट का जिक्र करते हैं, जिसे प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करके बनाया गया। वो उन्हें 6 फरवरी को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की ओपनिंग के दौरान IOC यानी इंडियन ऑयल कंपनी ने गिफ्ट किया। इस जैकेट को बनाया तमिलनाडु की श्री रेंगा पॉलीमर्स नाम की कंपनी ने। ये कंपनी का दावा है कि उन्होंने इंडियन ऑयल की पेंट बॉटल से ऐसे 9 रंग की अलग अलग कपड़े तैयार किए, जिसमें से गुजरात में मोदी के खास टेलर ने पसंद करते हुए इस रंग की जैकेट को सिल कर दिया, जिसे आज देश ने देखा। बड़ी बात यह कि आगे इसी तरह के 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकल कर सेना के जवानों की वर्दी और अपने कर्मचारी IOC के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने का प्रोजेक्ट इस पर काम हो रहा है और इसे अनबॉटल इनिशिएटिव का नाम दिया गया। अच्छी बात है, ऐसे प्रयास सराहनीय है। दूसरी तरफ खड़गे के ब्रांडेड और महंगे स्कार्फ के बहाने बीजेपी नेता और समर्थक कांग्रेस की नीयत पर, उनके महंगाई पर जो वो सवाल उठाते हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं। वैसे इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको याद होगा, राहुल गांधी और उनकी व्हाइट टी-शर्ट मीडिया में सुर्खियां बनी थी। तब भी महंगाई पर बार बार घेरने वाली कांग्रेस पार्टी को, उसके नेताओं को इस महंगी टी-शर्ट का हवाला देते हुए घेरा गया। कभी उनके शूज के ऊपर भी टिप्पणी की गई। और यह भी आपको बता दें कि इस तरह की ड्रेस पॉलिटिक्स का शिकार खुद मोदी जी भी पहले हुए हैं, जब उनके महंगे सूट को लेकर तरह तरह की बातें हुई। और एक लंबा इतिहास है जब बहुत सारे लोगों की ड्रेस पर, उसकी कीमत पर, उसके विदेशी होने पर, उसके विदेशी ब्रांड के होने पर सवाल उठाए गए। लेकिन इन सब के बीच असल मुद्दा जनता का, उनके मूल जीवन से जुड़े मुद्दों का। चलिए मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच में ट्वीट वॉर छिड़ा हुआ है। और इन ट्वीट्स में आपको मिलेंगे सवाल के बदले सवाल। मध्य प्रदेश में मिशन 23 के लिए बीजेपी विकास यात्रा के जरिए लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटी है। इसके साथ ही सीएम शिवराज लगातार कमलनाथ के 15 महीनों की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनावी जंग से पहले शुरू हुई इस जुबानी जंग की आंच राहुल गांधी तक भी पहुंच रही है। मैं तो राहुल जी से स्वयं सवाल पूछना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो का काम करने वाले ही आपके इर्द गिर्द क्यों थे, और फिर यात्रा ने दिया क्या, ये तो बता दो देश को। राहुल जी की मानसिक आयु पे मुझे सदैव संदेह होता है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ सरकार को सवालों के जरिए घेर रहे हैं। और शिवराज सिंह तो मैं सोचता नहीं कितना मनोरंजन का काम कर रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये विकास यात्रा नहीं, ये तो अब निकास यात्रा है। ये जनता को हिसाब नहीं दे पा रहे। बहरहाल मध्य प्रदेश में यात्राओं पर बड़ा जोर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो कमलनाथ भी अगली यात्राओं की प्लानिंग में जुटे हैं। तो मिशन 2023 के लिए सियासी संग्राम में तपिश बढ़ना तय है और स्पष्ट है, लाजमी है। मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावी मोड पर पार्टियां साफ साफ कदम बढ़ा रही हैं। सियासी दलों की मौजूदा कवायद को जरा हम डिकोड कर लें। पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने पक्ष में एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की, पर यह देशव्यापी थी और एक छोटा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में था। अब बीजेपी की बारी है जवाब देने की। तैयारी कर ली है, विकास यात्रा के द्वारा जनता के बीच में सीधा संवाद जनता से करने की कोशिश है। इस दौरान शिवराज और कमलनाथ के बीच में एक दूसरे पर जो सवाल दागे जा रहे हैं, दरअसल वो अधूरे वायदों की तरफ इशारा है, जनता को याद दिलाना है। एक दूसरे के कार्यकाल का हिसाब मांगा जा रहा है ताकि जनता वो सवाल दोहराकर पूछ पाए। कमलनाथ ने सौदेबाजी और पद की गरिमा का सवाल उठाकर सीएम को घेरने की कोशिश की, तो सीएम शिवराज ने राहुल गांधी के तौर तरीकों, उनकी मानसिक आयु पर भी कटाक्ष किया। दरअसल तीखे सवालों की आंच में सियासत की तपिश बढ़ना और एक दूसरे को झुलसाना, ये तभी तक है जब तक चुनावी विसात पर आपको लीड ना मिल जाए। लेकिन इसका कितना लाभ दलों को मिल पाता है, ये कुछ वक्त के बाद ही स्पष्ट होगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटीज में कुलपति पद पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति की मांग उठाई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इसको लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा और इस मुद्दे पर बीजेपी ने तंज कसा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर छत्तीसगढ़ी अस्मिता और छत्तीसगढ़ीवाद का मुद्दा गूंज चला है।
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को चिट्ठी लिखकर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए छत्तीसगढ़ में प्राध्यापकों को मौका देने का अनुरोध किया। मरकाम की मांग का कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी समर्थन किया। छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है। छत्तीसगढ़ में विद्वानों की कमी नहीं है, इस पर भी राजभवन को निर्णय करना चाहिए। और तीसरी प्रमुख बात यह है, हमने छत्तीसगढ़ राज्य अगर बनाया है तो छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए बनाया है। अब छत्तीसगढ़ में अगर विद्वान है तो बाहर के कुलपति यहाँ क्यों आना चाहिए। कांग्रेस की मांग और उठाए गए सवाल पर बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस से ही सवाल पूछा है। तो कुलपति की बात करते हो कांग्रेस को यदि हम ये पूछें, क्या यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि राज्यसभा के लायक नहीं है, या कांग्रेस के नेता अब इतने गए गुजरे हैं कि राज्यसभा में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, और बाहर के लोगों को राज्यसभा में स्थान देना, क्या सरकार इसकी जवाब देगी? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज में स्थानीय कुलपतियों की नियुक्ति की मांग उठ चुकी है और अब इस पर एक बार फिर सियासत जारी है। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ियावाद पूरी तरह से राजनीति के केंद्र में। कांग्रेस बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। चलिए जरा इस बात को डिकोड करते हैं कि इसमें किसको लाभ है। छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर सियासत प्रदेश में नई बिल्कुल नहीं है। इस बार ये गूंज सियासी गलियारे से निकलकर राजभवन तक जा पहुंची है। मसले को चुनाव से जोड़कर अगर आप देखें तो मंशा अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। इस मुद्दे से जनता के बीच में वेटेज लेने का प्रयास है। सियासी फायदा चुनाव में किसे मिल सकता है, ये भी तकरीबन स्पष्ट है। भूपेश सरकार बनने के बाद पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को हवा दी गई। गांव गौठान की बात हो, तीज त्योहारों, संस्कृति के चिन्हों को उभारने की बात हो, कांग्रेस ने तमाम इवेंट्स में भारतीय जनता पार्टी को जताया बताया कि उसने इन सबकी अनदेखी की। सवाल ये उठता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ियावाद को क्या तरजीह नहीं दे पाई? क्या इस मुद्दे को जनता के बीच में पूरी तरह से कांग्रेस ने स्टैब्लिश किया? लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की सियासत में हावी रह सकता है, चुनाव तक जा सकता है। अब देखते हैं कि बीजेपी इसका काउंटर किस हद तक कर पाती। एक विवाद की बात करते हैं। देश भर में रामचरितमानस में ताड़ना शब्द को लेकर और शूद्र शब्द को लेकर विवाद के बीच में मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने रामचरितमानस की लिथोग्राफिक पद्धति की सबसे पुरानी कॉपी को लेकर एक बयान दिया। एक रिपोर्ट देखिए। ढोर गंवार शूद्र शब्द का जो उपयोग किया गया है, जो 1810, 1875 और 1877 की जो पहली बार जो प्रकाशित हुई हैं पांडुलिपियां, उसमें शूद्र शब्द नहीं क्षुद्र शब्द है। रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को लेकर देश भर में सियासत में उबाल आया है, एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। उन्हीं चौपाइयों के लिखे गए शूद्र शब्द को लेकर एक तबका अब आपत्ति जता रहा है। मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा का ये दावा है कि लिथोग्राफिक पद्धति से तैयार रामचरितमानस की पहली प्रति में शूद्र की जगह क्षुद्र शब्द था, लेकिन कालांतर में प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते क्षुद्र शब्द शूद्र लिखा जाने लगा। रामचरितमानस जो हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है, इस ग्रंथ के द्वारा जो राम है वो जन जन के राम हो गए। आज जो रामचरितमानस के बारे में जो बहुत सारे उसकी प्रतियों को जलाया जा रहा है, बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही हैं, जैसे कि ढोर गंवार शूद्र शब्द का जो उपयोग किया गया है, जो 1810, 1875 और 1877 की जो पहली बार जो प्रकाशित हुई हैं पांडुलिपियां, उसमें शूद्र शब्द नहीं क्षुद्र शब्द है। रामचरितमानस की इस प्रति को सन 1977 में लिथोग्राफिक पद्धति से तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है। ब्राह्मण महासभा का ये कहना है कि सरकारों को मानस की प्रतियों को प्रिंट करने में हुई भूल को सुधरवाना चाहिए। साथ ही धर्म ग्रंथों के बहाने हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे लोगों पर कानून बनाकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रामचरितमानस पर दिनों दिन बढ़ते विवाद के पीछे असल में है क्या, जरा इस बात को हम डिकोड करते हैं। पहली बात जो स्पष्ट है, रामचरितमानस हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, ये तमाम धर्म ग्रंथ सदियों से हरि कथा ही नहीं कहते, बल्कि जीवन का सार, जीवन दर्शन, एक मार्गदर्शन हमको देते आए, सही गलत का ज्ञान कराते आए। जरूरी है इनकी सही व्याख्या और इन्हें सही से समझने और समझाने वाले होना। जानकार ये सारा विवाद इसी चीज से जुड़ा पाते हैं। रामचरितमानस को लेकर जो विवाद
शूद्र शब्द को लेकर शुरू हुआ। तर्क रखा गया कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी सही शब्द ना लिखकर अपभ्रंश इसमें लिखा गया, शूद्र का शूद्र हो गया। इसके पीछे कुछ तथ्य हैं, फैक्ट हैं। मसलन ये बताया 1810 में कोलकाता के फोर्ट विलियम्स कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर सदल मिश्र ने लिथोग्राफिक पद्धति से रामचरितमानस की पहली प्रति तैयार की, जो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना में उसकी डिजिटल कॉपी है। इसमें शूद्र शब्द की जगह शुद्र शब्द लिखा हुआ दिखता है। पर इस फैक्ट को सामने लाए कौन? सामने आने पर विवाद खत्म कैसे हो? क्योंकि सियासी रोटियां सेकने के लिए विवादों की आंच जरूरी, जबकि इसके लिए सही दिशा में अगर थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो संभवतः हल की तरफ आप बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह कि यहां हल चाहिए किसको, समाधान चाहिए किसको, जबकि विवादों से लाभ होता है। चलिए, आज के दौर में ऐसे विवादों के पीछे आपका हमारा पहुंचना, जड़ तक जाना जरूरी है, ताकि विवादों में पड़े बिना हम असल मुद्दों पर ध्यान दे सकें और असल मुद्दों पर सवालों के जवाब ढूंढ सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।